बेटा आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अपने पास डिमांड टॉपिक को। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा, उसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझा बहुत डिटेल में। उसमें दो टाइप की अप्रोच हमने पढ़ी, जो एक थी कार्डिनल, दूसरी थी ऑर्डिनल अप्रोच। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि कंज्यूमर जो अपनी नीड को, अपनी अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा डिमांड करता है, मतलब कमोडिटी को बाय करता है, उसको हम डिमांड बोलते हैं। बेटा सर डिमांड क्या इसे ही बोलते हैं? नहीं बेटा, डिमांड के ऊपर भी हम लोग बहुत कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे उसे। बट पहले हमें चैप्टर पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमें चीजों को देखना है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, देन उसके बाद डिमांड को हमने दो तरीके से ब्रेक किया। दो टाइप की डिमांड हो सकती है, हमने इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल का मतलब एक आदमी से, किससे? एक आदमी से। ठीक है, जबकि मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें एक से ज्यादा लोग आपस में आकर के कंबाइंड डिमांड करते हैं। ओके, डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये कुछ बातें अभी हम लोगों ने समझनी है। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करेंगे डिमांड में आगे और भी चीजें हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। मूवमेंट और शिफ्टिंग मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। एक में बता रहा है कि डिमांड की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, सेकंड में बता रहा है डिमांड में ही चेंज आ गया, डिमांड का जो कर्व बनता है, जो ग्राफ बनता है, उसी में चेंज आ गया। देन हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बीच में डिफरेंस को समझेंगे हम। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ गुड्स है हमारे पास, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स। इसे किस कंटेक्स्ट में हम लोग, किस सिनेरियो में डिफरेंशिएट करते हैं, कब हम इसको ये गुड्स बोलते हैं, कब इसको ये बोलते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। एंड देन हमारे पास लास्ट में कुछ होंगे बेटा सॉल्व प्रैक्टिकल्स, तो उन्हें हम समझने वाले हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आता है आपके पास मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड का मीनिंग है क्या, हमें पहले ये चीज समझनी है आज। ओके सर, जरा समझिएगा बेटा, व्हाट इज डिमांड? डिमांड हम बोलते किसको है, पहली बात तो ठीक ठीक है सर। गुड्स आर डिमांडेड, गुड्स को मांगा जाता है बिकॉज दे हैव टू कम, दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। मतलब सामान को हम लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं हम लोग, क्यों डिमांड करते हैं इनकी? क्योंकि हमें अपनी वांट को सेटिस्फाई करना होता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। बट एवरी वांट ऑफ द कंज्यूमर कैन नॉट बी कॉल्ड अ डिमांड। कह रहा है लेकिन हर डिमांड को, मतलब हर वांट को हम लोग डिमांड नहीं बोल सकते। हर वांट को, एवरी डिमांड, ध्यान देना यहाँ पे, एवरी वांट। ठीक है, जो वो चाहता है एक्चुअल में, जो भी उसकी है एक्चुअल में, जो उसकी वांट है, क्या उसे हम डिमांड बोल सकते हैं? वो कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, क्यों ऐसा बोल रहा हो? डिमांड डज नॉट मीन मीर डिजायर फॉर अ कमोडिटी। यहां पे इसका मतलब क्या है? ओनली डिजायर, ओनली या फिर प्योर, दो में से एक वर्ड में यहां पे यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है डिमांड डज नॉट मीन्स एक अपने आप पे प्योर डिजायर। डिमांड का मतलब ये नहीं कि जो आप सोच रहे हो वही अपने आप पे डिमांड है। जैसे कि हम लोग बैठे हैं बेटा कहीं पे, ठीक, हमारी पॉकेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं हमारे पास, काश अपने पास एक, हमारे पास यॉट होता है, काश हमारे पास एक नया प्लेन होता, अपने पास एक मतलब पर्सनल प्लेन होता। ठीक है, जो भी हम सोच सकते हैं, तो ये अपना पे क्या, एक सोच है बेटा हमारी, एक अपना पे डिजायर है बेटा ये। लेकिन 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 क्या ये डिमांड है? नहीं। तो डिमांड डज नॉट मीन ओनली डिजायर फॉर अ कमोडिटी, सिर्फ और सिर्फ डिजायर नहीं है। आगे, जनरली डिजायर को, वांट को एंड डिमांड को, जनरली अक्सर ये देखा गया है, अक्सर देखा गया है, डिजायर, वांट, डिमांड आर इंटरचेंजेबल एंड यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। हम इसको वर्ड को यूज करते हैं, बट इन इकोनॉमिक्स ये तीनों टर्म अपने आप पे क्या डिफरेंट है, डिमांड से अलग है। डिमांड का मतलब डिजायर नहीं है, डिमांड का मतलब वांट नहीं है। डिमांड अपने आप में डिमांड ही है, वांट अपने आप पे वांट ही है, डिजायर अपने आप पे डिजायर है बेटा। तो तीन वर्ड है, इन तीनों वर्ड को अच्छे से डिटेल में समझते हैं पहले। ठीक है सर, पहला हमारे पास आता है बेटा वर्ड क्या, डिजायर। डिजायर मीन्स अ मीर विश टू हैव अ कमोडिटी। यहां पे सिर्फ एक बताया गया विश, एक अपने आप पे क्या है, विश फॉर अ कमोडिटी, हमें चाहिए कोई कमोडिटी, उसके लिए एक विश बताई गई है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, इसके बड़ा अच्छा एग्जांपल है, डिजायर ऑफ पुअर पीपल फॉर अ कार, उसे कार चाहिए, लेकिन उसकी पॉकेट में जस्ट कितने रुपए हैं, 200 रुपए हैं। तो क्या ये अपने आप में एक डिमांड है? डिजायर इज जस्ट अ विश,
जस्ट अ विश टू possess समथिंग, मतलब वो चाहता है कुछ उसके पास आए, लेकिन क्या ये अपना पे उसकी एक्चुअल में वांट है, क्या उसकी डिमांड है? हम कह रहे हैं नहीं, ये डिमांड नहीं है, ये उसकी सिर्फ डिजायर है। डिजायर मतलब इच्छा है अपने आप पे, हम ऐसा मान सकते हैं, एक ख्वाहिश है उसके लिए। ओके सर। वांट, वांट का मतलब क्या है बेटा? वांट इज दैट डिजायर, ये भी अपना पे एक डिजायर ही है, विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी, बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। ठीक है, उसे लेने की क्षमता, मतलब उस सामान को हम खरीद सकते हैं, देन उससे अपनी वांट को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप पे क्या है? वांट है। क्या है अपने आप पे? वांट है। एक तरह की डिजायर है जिससे कि जिसको हम खरीद भी सकते हैं और उससे अपनी वांट को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यस, यस और नो? यस सर। ध्यान देना, अब इसी चीज को हम और अच्छे डिटेल में पढ़ते हैं। एवरी डिजायर नॉट अ वांट, हर डिजायर क्या वांट है? नहीं, बट अ डिजायर कैन बी बिकम अ वांट, एक डिजायर अपने आप पे वांट हो सकती है। पहले में बोला गया है डिजायर इज नॉट वांट, एंड सेकंड में बोला गया है डिजायर कैन बी अ वांट। ठीक है, ठीक है, यस सर, यस सर। डिजायर का मतलब वांट नहीं है, क्योंकि डिजायर में सिर्फ आपके अंदर सिर्फ एक विश होती है, लेकिन वांट में आपकी एबिलिटी होती है उसको बाय करने की। ठीक है, यस सर। तो डिजायर का मतलब वांट नहीं है, बट डिजायर कैन बी अ वांट, डिजायर अपना पे वांट बन सकती है, डिजायर अपना वांट बन सकती है। ठीक है, बिकम अ वांट, जैसे कि इफ द पर्सन इज इन पोजीशन टू सेटिस्फाई, अगर वो अपनी पोजीशन में आ जाए उसको सेटिस्फाई करने की। जैसे कि जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जो मैं बात कर रहा था एक पुअर पर्सन की, उस पुअर पर्सन की अगर इन केस पुअर पर्सन हैज बिन अ लॉटरी, उसकी लॉटरी लग जाती है, देन ही कैन एंजॉय इनफ मनी, सॉरी एंजॉय नहीं, इनफ मनी टू बाय अ कार, उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा बाय करने के लिए कार को। देन हिज डिजायर, उसकी जो डिजायर है अपना पे, नाउ टर्म्ड एज वांट, अब उसे हम वांट कहेंगे। समझ में आया बेटा कुछ? यस सर। सर इसका मतलब जो यहाँ पे बात लिखी हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि डिजायर, वांट और डिमांड तीनों डिफरेंट है। बिल्कुल बेटा, अभी तक मैंने आपको तो ये क्लियर ही नहीं किया कि डिमांड है क्या, जबकि चैप्टर ही हमारा क्या चल रहा है? डिमांड। मैं अभी तक आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज वांट। अब मैं समझाऊंगा आपको डिमांड। तो सर डिमांड क्या है? अब जरा ध्यान देना, डिमांड इज द एक्सटेंशन टू वांट। वांट के बाद आती है डिमांड, पहले डिजायर है, डिजायर से वो वांट है, जब एबिलिटी आ जाएगी, और एबिलिटी के बाद भी वांट, एज इट हैज द टू मोर कैरेक्टरिस्टिक, जब उसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक और आ जाए। सर ठीक है, पहला, डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द प्राइस, विद रेफरेंस टू द प्राइस, मतलब इसके अंदर प्राइस मैटर करता ही करता है। डिमांड में प्राइस, डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द प्राइस, रेफरेंस टू द प्राइस। ठीक है सर। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान देना बेटा बहुत अच्छे से, कि क्या चीज बता रहा है जिसकी वजह से हम डिमांड में हमेशा प्राइस को रेफरेंस वाइज लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज स्टेट विद द रेफरेंस टू इट्स प्राइस। अगर प्राइस नहीं होगा तो हम कमोडिटी को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, प्राइस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात आप इस चीज से भी देख सकते हो, हमने भले डेफिनेशन ना पढ़ी हो डिमांड की, कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो हम उसकी क्वांटिटी को ज्यादा बाय करते हैं, और वहीं पे अगर हमें सपोज कीजिए हमें उसके लिए ज्यादा प्राइस पे करना होगा तो हम उस कमोडिटी को कम बाय करेंगे, उस वस्तु को कम परचेज करेंगे। ठीक है, यस सर। विथ चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड may also change as more is demanded at lower price and less is at higher price. Therefore, demand is meaningless, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, विदाउट रेफरेंस टू प्राइस, मतलब प्राइस ही एक एकमात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है या फिर घटती भी है। मांग, डिमांड का मतलब होता है मांग, या तो मांग बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है बच्चे? यस सर, ओके। डिमांड इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू दी अ पीरियड ऑफ टाइम, समय भी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, समय भी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। एक पीरियड ऑफ टाइम, उसी में डिमांड हो सकती है, अदरवाइज उसका कोई भी चीज नहीं बचती बेटा। ठीक है, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू टाइम, इवन एट द सेम प्राइस डिमांड में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड। आपका प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा, ना कम ना ज्यादा, लेकिन एक समय पे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी और एक समय पे वो होगी ही नहीं। तो डिमांड मींस, जब भी डिमांड हम बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे टाइम पीरियड भी यहाँ पे मैटर करता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, डिमांड फॉर अम्ब्रेला इन
is more in rainy season as compared to other season. ये बात तो सिंपल है सर। सर बरसात के सीजन में ही हमें अम्ब्रेला की नीड होती है, अदरवाइज हमें उसकी नीड होती ही नहीं है। तो क्या प्राइस अगर सेम रहता है तो क्या विंटर सीजन में बाकी सीजन के अंदर क्या हमें अम्ब्रेला की नीड होगी? नहीं, हमें सिर्फ रेनी सीजन में ही सेम मतलब उसको हमें चाहिए। तो इस इट मींस डिमांड कब आ रही है? डिमांड आ कब रही है? जब डिमांड जिस टाइम पीरियड में आएगी उसको हम बोलेंगे डिमांड अपना पे। तो डिमांड के लिए टाइम पीरियड मैटर करता है? बिल्कुल सर, डिमांड के लिए टाइम भी मैटर करता है। वही बात यहां बताएगी पीरियड ऑफ टाइम। ओके सर, द टाइम फ्रेम में बी, अब ये चाहे कुछ घंटे का हो, चाहे कुछ मतलब कुछ दिन का हो, मतलब एक दिन का भी हो सकता है, कुछ एक घंटे का भी हो सकता है, एक मंथ का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप थिएटर में जाते हो और कोई नई मूवी लगी होती है, नई मूवी जैसी जस्ट अभी क्या बोलते हैं कोई मूवी आएगी, तो शायद हो सकता है, और एक ऐसा समय होता है जिसमें आप देखोगे हमेशा हाउसफुल हो गई होगा, कोई ना कोई एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें वो हाउसफुल होता है। ठीक है, या फिर जब मूवी आपकी क्या रिलीज होती है, खासकर संडे को मूवी आज रिलीज हुई, सपोज करो आज है फ्राइडे, मान के चलिए बेटा, और मूवी रिलीज हो गई है बेटा क्या बोलते हैं फ्राइडे को, और संडे को कोई देखने जा रहा है, तो 100% आपको हर सिनेमा हॉल या फिर आपको हर थिएटर आपको क्या बोलते हैं फुल मिलेगा। रीजन क्या है उसकी, उस समय पे टाइम पीरियड, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है सबकी, मोस्टली लोगों की हॉलीडेज होते हैं, तो वो जाके वहां पे एंजॉय करते हैं। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। तो मतलब डिमांड यहाँ पे क्या कर रही है? डिमांड यहाँ पे टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सर टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट ही है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? यस सर। आगे लिखा हुआ है बेटा इसमें क्या, ड्यू टू दिस रीजन टाइम इज अ फ्लो वेरिएबल। टाइम कैसा अपना आप पे फ्लो वेरिएबल है, ये वेरी कर जाता है और वेरी होता ही होता है बेटा। समझ में आया नहीं है बेटा? ठीक है सर। ये फ्लो वेरिएबल क्या होता है? फ्लो का मतलब बेटा ये है कि जो चेंज हो सके, जो अपना पे चेंज हो सकता हो, उसे हम फ्लो कह रहे हैं यहाँ पे। ओके सर। अब जब हमने सारी बातें पढ़ ली, जितनी भी बातें थी, चाहे वो डिमांड से रिलेटेड हो, चाहे वांट से रिलेटेड हो, चाहे डिजायर से रिलेटेड हो, ठीक, तो हम एक एक करके स्टेप वाइज नीचे उतरे हैं। पहले हमने डिजायर को पढ़ा, फिर हमने वांट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा डिमांड, फिर डिमांड के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, प्राइस और टाइम को। अब इन सारी बातों को अगर हम जोड़ें तो डिमांड की डेफिनेशन क्या बनती है, जरा ध्यान देना। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy each price, each possible price during given period of time। तो सर यहां पे आपने बताया क्वांटिटी, ठीक है, विलिंगनेस, ठीक है, प्राइस, ठीक है, एंड पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया नहीं बेटा? जैसे कि हमने बात की थी डिजायर पर, विलिंगनेस नहीं है, पर वांट विलिंगनेस है, उसकी एबिलिटी टू बाय, तो विलिंगनेस भी आ गई उसके अंदर। क्वांटिटी, उसको एक क्वांटिटी चाहिए, पर वो क्वांटिटी किसके कंपैरिजन में चाहिए होगी? सर प्राइस के कंपैरिजन में चाहिए होगी। और एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए, एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए जिसके अंदर उसको सामान को खरीदना ही खरीदना है। तो हम उसे क्या कहेंगे यहाँ पे? ये परफेक्ट डेफिनेशन है किसकी? डिमांड की। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो ये है आपके पास डिमांड की डेफिनेशन परफेक्ट। और यही बात नीचे बताई गई कि डेफिनेशन ऑफ डिमांड हाईलाइटेड 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। इसके अंदर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे क्वांटिटी, देन उसके बाद विलिंगनेस टू बाय, देन उसके बाद प्राइस ऑफ कमोडिटी, एंड लास्ट में है पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, WQPT, ठीक है, WQPT, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। डिमांड की डेफिनेशन में 4 वर्ड्स आने ही आने हैं, विलिंगनेस, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी ये दोनों आपस में मतलब यूज होने वाले वर्ड हैं। ओके, टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, कंज्यूमर की विलिंगनेस भी होनी चाहिए, नहीं तो वो डिजायर में काउंट होगा, ठीक है, वरना वो किसमें काउंट होगा? डिजायर में होगा, कि मैं सोच सकता हूं ऐसा, पर मेरे को लेना है। एबिलिटी टू बाय मींस टू से वांट है, लेकिन वांट में अगर हमें प्राइस भी डाल दो, टाइम पीरियड भी डाल दो, तो अपना पे क्या बन गया? कंप्लीट करके डेफिनेशन ऑफ डिमांड, डेफिनेशन ऑफ डिमांड। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर? यस सर, हमें अच्छे से डिमांड की डेफिनेशन समझ में आ गई। वेरी गुड बच्चे, ये था हमारे पास डिमांड। क्या था बेटा हमारे पास? ये डिमांड। अब हम चलते हैं आगे, आगे बेटा पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ बेटा अब क्या, डिमांड ऑफ द कमोडिटी में बी ईदर विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल और एंटायर, जिसको हम मार्केट डिमांड कह रहे हैं। ये एक इंडिविजुअल के अंदर भी मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, और एंटायर मार्केट के लिए भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक मार्केट वाइज भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब क्या है? सिर्फ एक पर्सन, एक पर्सन। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो
यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इसको बोला मैंने मार्केट डिमांड। क्या बोला बेटा मैंने इसको, मार्केट डिमांड। ये अपना पे मार्केट डिमांड है, जबकि ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड है। अब इंडिविजुअल डिमांड में और मार्केट डिमांड में डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा अंतर है बस, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, ध्यान देना वर्ड को बेटा, अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे भी आप चेक करोगे तो डेफिनेशन के सारे सारे वर्ड मिल रहे हैं आपको, बट यहां पे क्या है, अ कंज्यूमर, सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड के बारे में, रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर, ध्यान देना यहाँ पे ऑल, यहाँ पे है ऑल कंज्यूमर, ये ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इस चीज को, ये ऑल यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, ये वाला ऑल, ये सर शो कर रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल है, यस सर। मतलब सर पहली वाले डेफिनेशन के अंदर आपके पास एक कंज्यूमर, इसलिए उससे बोला इंडिविजुअल डिमांड। दूसरी वाले में आपको बताया गया ऑल कंज्यूमर्स, कितने, ऑल कंज्यूमर, जितने भी हैं, 2 4 5 7 जितने भी हो, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, उसे हमने बोल दिया मार्केट डिमांड। क्या मेरी बात क्लियर है, यस सर, हमें इतना भी समझ में आ गया। ठीक, अब अगर हम बात करें आगे, तो जो इंडिविजुअल डिमांड है वो बनती किन किन, मतलब किन किन फैक्टर है, उसको कौन डिसाइड करता है। तो यहां पे कुछ बात बताई गई है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पर डिमांड कौन सी वाली, इंडिविजुअल डिमांड। कौन सी डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन सी चीजें हैं जो बनाती हैं। तो हमें बताया गया यहां पे डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज ड्यू टू, किस कारण से, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसके बारे में, जिसको हमने डिटर्मिनेंट्स बोला, नंबर ऑफ फैक्टर्स, द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर, जो कि नीचे बताई गई हैं आपको, ये वाली बातें। टोटल कितनी बातें हैं, 5 बातें। कितनी है, 5 है। बस पहले इनकी हेडिंग को समझ लें, फिर इनको डिटेल में भी समझेंगे। पहला, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो कमोडिटी हम बेच रहे हैं उसका क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है सर, ये मैटर करता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उससे रिलेटेड गुड्स, उससे रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, अभी डिस्कस करते हैं इसके ऊपर भी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम, जो कि हमने बात की थी सेटिस्फेक्शन के अंदर, कंज्यूमर की इनकम मैटर करती है, तभी तो बाय करेगा सामान को, ठीक है सर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सर प्रेफरेंस से कुछ याद आ रहा है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस याद आ रहा है, ऑर्डिनल अप्रोच, वेरी गुड, कि कंज्यूमर चाहता है मैं ज्यादा कमोडिटी को बाय करूं, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो प्रेफरेंस या टेस्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन, चेंज इन प्राइस, अगेन आगे देखो प्राइस, और हमने यहां पहले ही बात की कि प्राइस क्या करता है, यहां पे मैटर करता है। तो प्राइस क्या है अपने आप पे, अगर प्राइस फ्यूचर में चेंज होगा तो 100% डिमांड भी क्या होगी, चेंज होगी। डिमांड का मतलब यहां पे किस चीज से है, क्वांटिटी से, किससे, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो जब फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा तो प्राइस तो क्या अपने आप पे मेन फैक्टर होता है डिमांड को अफेक्ट करने वाला, ठीक है सर। तो ये अपना पे सभी रीजन क्या है हमारे पास, वैलिड है, जो एक डिमांड को बनाने में काम करते हैं। लेकिन कौन सी डिमांड, तो यहां बताया गया है इंडिविजुअल डिमांड। कौन सी डिमांड है बेटा, इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है सर। अब एक एक करके जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है सर। पहला, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी is the most important factor of demand. Given commodity generally exists inverse relation between, तो इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। सर प्राइस एंड क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, जरा समझना बेटा। मैं अगर ऐसे बोलूं यहां पे ये प्राइस है, क्योंकि ये ग्राफ आप अभी देखोगे, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में। ये एक्स एंड वाई, हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को शो किया और प्राइस को वाई एक्सिस पे शो किया है। मैं कह रहा हूं ऐसा रिलेशन होता है, मतलब अगर प्राइस यहां है तो क्वांटिटी इधर होगी, प्राइस कम कर दिया तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस और कम कर दिया क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। तो जहां पे हमारे पास प्राइस होगा उतनी हमारे पास क्वांटिटी है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं लिख के देता हूं क्वांटिटी घटेगी, प्राइस अगर घटेगा सर क्वांटिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि बताया गया यहाँ पे इट मींस प्राइस इंक्रीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल ड्यू टू डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर।
ड्यू टू डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर लेवल। ध्यान देना, जैसी प्राइस बढ़ेगा वो क्वांटिटी घटा देगा। क्यों घटा देगा? क्योंकि उसको अब उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होगी खरीदने के बाद, उसे लगेगा मैं ज्यादा प्राइस पे कर रहा हूं, वो जस्ट क्वांटिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। और वहीं पे अगर मान के चलिए प्राइस घट गया, तो जैसी प्राइस घटेगा वो क्वांटिटी को और बढ़ा देगा, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। समझ में आया? यस सर। बस मुझे आपको इतना समझाना है कि प्राइस अपने आप में क्वांटिटी को डायरेक्ट करता है या नहीं करता। यस सर, उसको डायरेक्शन देता है। तभी हमने आप बात की इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है? यहाँ पे इनवर्स होता है। और आप देख पाओगे ये इनवर्स को तो शो कर रहा है। यस, ठीक है। ये था हमारे पास पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। ठीक है सर, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसके बारे में बात करते हैं। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं बेटा? रिलेटेड गुड्स वो गुड्स जो किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए कोक और पेप्सी, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, कोक एंड पेप्सी। कोक के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कोक को कम खरीदेंगे, जबकि पेप्सी ने कोई प्राइस में चेंज नहीं किया। पेप्सी ने प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं किए। अचानक से आप क्या बात देखोगे कि पेप्सी की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाएगी। क्या उसका रीजन कोक से है? हाँ सर, क्योंकि कोक के प्राइस बढ़ गए। जब कोक के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोगों को सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, वो उसकी कमोडिटी को नहीं खरीदेंगे। लेकिन उनको अपनी सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाई करनी है, तो वो कोक को छोड़ के पेप्सी की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। समझ में आया नहीं है बेटा? यस सर। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए हम ऐसा भी मान सकते हैं, आपने देखा होगा टू व्हीलर है। टू व्हीलर अपने आप में ईवी वाले भी हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी हैं, एंड डीजल वाले जो आपके पास जो फ्यूल से चलते हैं, पेट्रोल डीजल जिससे भी चलते हैं बेटा। ठीक है? यस सर। तो वो चलने वाले पेट्रोल डीजल से भी हैं, एंड देन उसके बाद हम बात करें तो एक आपके किससे चलते हैं? ईवी से चलते हैं। अचानक से मार्केट में जैसी प्राइस बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के, तो लोग किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? सर ईवी की साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट वे में इंपैक्ट कर रहा है? हाँ सर, कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा। तो ये अपना पे क्या है? रिलेटेड गुड्स। कौन से गुड्स है बेटे? रिलेटेड गुड्स। इनको बोलते हैं हम रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं इनको हम? रिलेटेड गुड्स। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? रिलेटेड गुड्स आर विच चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी या वन गुड cause change in demand for other goods. Demand for the given commodities also affect change in price of the related goods. अब related goods कितने अपने आप में? दो हैं सर, दो टाइप के होते हैं। पहला, फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर ये क्या होते हैं? देखो बेटा, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है अभी। ठीक है, बस मैं इतना ही समझाऊंगा यहाँ पे जितना इसके लिए रेलिवेंट है। अभी अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction a particular bond, जैसे टी एंड कॉफी, टी और कॉफी। सब्स्टिट्यूट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव गुड्स। कौन से गुड्स बोल सकते हैं? कॉम्पिटिटिव। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कॉफी के प्राइस बढ़ेंगे लोग टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और टी के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब लोग क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट। लोग क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट। एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल, एक की जगह पे दूसरे का यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सर जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे को कंप्लीट करे, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइस जैसे बढ़ेंगे कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल के प्राइस जैसे घटेंगे कार की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस कम होने वाले हैं, अचानक से आप देखोगे जो ईवी, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी हैं, उन सब की डिमांड अचानक से मार्केट में बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि बिजली सस्ती होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? सस्ती होगी। तो लोग उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एक चीज सस्ती हुई तो दूसरी डिमांड बढ़ी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, जैसे टी एंड शुगर। टी एंड शुगर। इंक्रीज इन price of complementary goods lead to decrease in demand for the given commodity and vice versa. क्या मेरी इतना क्लियर है? यस सर। अभी मैंने क्या बोला बेटा? हम लोग इसको ग्राफ वाइज भी और डिटेल में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना जानना है कि आपके पास रिलेटेड गुड्स कैसे होते हैं? दो होते हैं। एक जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं,
ठीक है, मतलब कॉम्पिटेटिव है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, यस सर, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे टी एंड शुगर, अगर शुगर नहीं तो टी का कोई उसमें है ही नहीं रोल, सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया कार एंड पेट्रोल का, कार एंड पेट्रोल। कार में पेट्रोल ही, अगर आप तो सर अगर मान के चलिए हम लोग पेट्रोल की जगह ईवी का इस्तेमाल करें, बेटा अगर सपोज कीजिए बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी हो जाए तो सर फिर उसका यूज नहीं करेंगे हम लोग। पेट्रोल सस्ता हो जाए तो हम पेट्रोल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया नहीं बेटा, बस एग्जाम्पल वाइज है, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम का मतलब क्या है बेटा, पे कंज्यूमर की इनकम क्या मैटर करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि ये तो हमने सेटिस्फेक्शन लेवल के अंदर ही पढ़ा था, ऑर्डिनल कार्डिनल दोनों के अंदर समझा है कि कंज्यूमर की इनकम कैसी होती है, फिक्स होती है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो अफेक्ट बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, जैसी चेंज इन इनकम होगी, डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी अंडर द कंसिडरेशन। अब यहाँ पे नेचर पे डिपेंड करेगा कमोडिटी के, ठीक है। अब सर कमोडिटी नेचर का मतलब क्या है बेटा, दो टाइप के गुड्स हैं, एक नॉर्मल गुड्स एंड दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। सर नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स हम ऐसे बोलते हैं, देन एन इंक्रीज इन इनकम लीड टू राइज इन इट्स डिमांड। जैसी आपकी यहां पे हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन इनकम, जैसी इनकम बढ़ेगी लीड टू राइज इन इट्स डिमांड, डिमांड अपने आप पे बढ़ जाएगी। समझ में आया नहीं बेटा, ये कौन से गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जरा समझना, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, जो सपोज कीजिए जो बुक का एग्जांपल है, हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बेटा। हमारे पास दो टाइप के मिल्क लिए गए हैं, दो टाइप के दूध लिए गए हैं, एक दूध आपका फुल क्रीम है, दूसरा आपका टोन्ड है, ठीक है। मिल्क जो फुल क्रीम है उसको माना गया नॉर्मल गुड्स। जैसी इनकम बढ़ेगी फुल क्रीम मिल्क के जो डिमांड है वो अपने आप पे बढ़ जाएगी, क्यों, कंज्यूमर की इनकम ज्यादा हो गई है। व्हेन, जबकि डिक्रीज कब हो जाएगी, जब उसकी इनकम घट जाएगी। तो हमने माना यहाँ पे क्या, फुल क्रीम मिल्क के अपने आप पे नॉर्मल गुड्स है। दूसरी तरफ गिवन कमोडिटी इज इंफीरियर गुड्स, कौन से बेटा, इंफीरियर। इंफीरियर कौन से होते हैं, टोन्ड मिल्क, कौन सा मिल्क बेटा, टोन्ड मिल्क। देन an increase in income reduce the demand while decrease in income lead to rise in demand, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा अपोजिट बोला गया, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर का मतलब बेटा यहां पे है थोड़ा सा कम क्वालिटी के। अगर कम क्वालिटी की चीजें हम लोग बाय कर रहे हैं बेटा और कंज्यूमर की इनकम गिर जाती है, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस इनकम, तो अगर उसकी इनकम गिर जाएगी तो वो जो कम क्वालिटी की चीजें उसको ज्यादा खरीदेगा, वो उसको सभी लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों की इनकम कम हो गई है। वहीं पे लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों की इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, तो सर वो अब इंफीरियर गुड्स को नहीं खरीदेंगे, क्यों, वो जैसी उनकी इनकम बढ़ेगी वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, यस सर। तो सर इसका मतलब इनकम भी डिमांड, मतलब जो नंबर ऑफ कमोडिटी है उसको इफेक्ट करती है, बिल्कुल सर। मतलब हमें 100 की सीधी बात इतना पढ़ना है कि क्या यहाँ पे नंबर ऑफ गुड्स बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। तो नॉर्मल में भी होगा ऐसा इनकम की वजह से, और इंफीरियर में भी होगा इनकम की वजह से। डन है, यस सर। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है जरा समझना बेटा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने इस तरह से बताया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब प्रेफरेंस को तुमने पहले वर्ड पढ़ रखा है ये, ठीक है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है हमें। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रेफर्स टू कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम, हैबिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। If a commodity is in fashion to prefer by consumer, then demand for such commodity rise। भाई ये तो सिंपल सी बात है, जिस चीज में आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, जिस चीज में आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब आपको फैशन, तो प्रेफरेंस यहाँ पे टेस्ट, आपको कोई स्वाद अच्छा लग रहा है तो आप उसकी कमोडिटी ज्यादा बाय करोगे, और जितना ज्यादा टेस्ट आएगा उतनी ज्यादा कमोडिटी आपकी बिकेगी, मतलब नंबर ऑफ कमोडिटी बिकेगी, ठीक है। और अगर टेस्ट खराब लगेगा तो आप उस चीज को नहीं बाय करोगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी यहाँ पे मैटर करता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड में, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को सीधा सीधा इन्फ्लुएंस करता है क्या, डिमांड, ओ सॉरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है बच्चे, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर का मतलब क्या है, इफ प्राइस ऑफ द सर्टेन कमोडिटी, प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज नियर फ्यूचर। मेरी बात यहां पे ध्यान देना कि हम किसी कमोडिटी का प्राइस मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, प्राइस। और प्राइस के ऊपर तो हमने डिस्कस किया अभी कि प्राइस अपने आप पे क्या है, मेन रीजन होता है किसी भी कमोडिटी के बढ़ने या फिर घटने का, बढ़ने या फिर घटने का। और यहाँ पे क्या बात की जा रही है फिफ्थ पॉइंट के अंदर,
taste and preference. Taste. If the price of the certain commodity expected to increase in near future, then people will buy more of that commodity than what they normally buy. There exists a direct relationship between expectation of change in price in future and change in demand in current period. जैसे कि एग्जांपल के लिए पेट्रोल एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर, तो आप देखोगे प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी हाल फिलहाल के समय पे आपने देखा कि पेट्रोल पंप पे लोगों ने लाइन लगानी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्यूचर में दाम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो लोग अभी से लाइन पे लगने शुरू हो गए हैं। और ऐसा पहले भी देखा गया है कि जब जब सरकारें दाम बढ़ाती हैं तो लोग उससे पहले ही लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन है कि फ्यूचर में दाम बढ़ने वाला है, एक्सपेक्टेड। यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में दाम बढ़ेंगे तो डिमांड। और अगर मान के चलिए कोई शॉप खुली है, अच्छी खासी क्वांटिटी में सामान रख के बैठे हुए हैं वो, लेकिन कोई खरीदने नहीं जा रहा, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज और आ गई है कि मार्केट में आने वाले समय में इसके दाम गिरने वाले हैं। तो अचानक से क्या होगा कि कोई भी सामान लेने नहीं आएगा, भले ही वो अपने प्राइस क्यों ना रिड्यूस कर दे। तो लोग क्या कहेंगे? हमने कहा था प्राइस रिड्यूस होंगे, अभी तो ये और भी रिड्यूस होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आ रही है एक्सपेक्टेशन। लोगों की अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन है, अपना ही उनका लॉजिक चल रहा है कि नहीं दाम घट सकते हैं। सिमिलरली पेट्रोल डीजल के केस में भी जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि लोगों को लगता है कि नहीं फ्यूचर में क्या पता ये महंगा हो जाए, क्या पता मिले ही ना। नहीं आया समझ में? क्या पता मिले ही ना, तो हम लोग आज ही खरीद लेते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं? तो वो अचानक से डिमांड, जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बस फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले, बस इतनी आपको पता है चीजें। तो एक्सपेक्टेशन क्या ये क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस कर रही है? बिल्कुल सर। तो हमने पढ़े यहाँ पे अभी टोटल 5 बातें। पहली बात हमने पढ़ी बेटा क्या? इंडिविजुअल डिमांड के केस में, इंडिविजुअल डिमांड के केस में पहला तो होता है अपना खुद का प्राइस किसी भी कमोडिटी का, दूसरा रिलेटेड गुड्स का प्राइस, तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर में। डन है? 5 फैक्टर हमने पढ़े। क्या मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यस सर। अब जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे इंडिविजुअल को, सिमिलरली हम पढ़ते हैं बेटा फटाफट से डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं? मार्केट डिमांड को कौन कौन चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं? इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑल फैक्टर्स affecting individual demand for a commodity in addition to also affected the future following factors। तो यहाँ पे फॉलोइंग फैक्टर्स का मतलब ये तो अभी हम पढ़ते हुए आए, ये जस्ट हमने पढ़े अभी 5 के 5 पॉइंट्स। बस वो कह रहा है कि जब भी हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की तो 5 तो होंगे ही होंगे, बट उसमें ये 3 और ऐड कर देना। कौन कौन से? पहला साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कि हम बात करते हैं साइज एंड पॉपुलेशन, जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी ज्यादा डिमांड, लेकिन उस साइज मतलब जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है उसमें कंपोजिशन मतलब कौन सी चीज ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, बुजुर्ग ज्यादा हैं, कौन ज्यादा है? अगर ज्यादा बुजुर्ग होंगे तो मेडिसिन ज्यादा होंगी, बुजुर्ग के बराबर की जो बुजुर्ग को चाहिए चीजें वो ज्यादा होंगी। अगर मान के चलिए बेटा यूथ ज्यादा है, नौजवान लोग बहुत सारे हैं, तो उनके लिए अलग चीजें होंगी, जैसे कि गैजेट्स वगैरह हो गया। अगर मैं बात करूं बेटा ऑफिस गोइंग, मतलब जो लोग अपने आप में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, जिनको सेविंग, तो उनके लिए सेविंग वाले ऑप्शन ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है हर चीज के लिए, हर चीज के लिए चीजें डिपेंड करती हैं बेटा। ठीक है, साइज एंड कंपोजिशन अभी बात करते हैं इसके ऊपर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर, एंड लास्ट में आता है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कैसे बांटा हुआ है। सर एक एक करके फटाफट से इनको भी डिस्कस करते हैं। ओके, पहला आता है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ मार्केट। तो कौन कौन से बेटा हमारे पास? पहला आता है साइज, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पहला पॉइंट है। मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय साइज, अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इंक्रीज इन पॉपुलेशन राइज द मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड बढ़ेगी, जबकि पॉपुलेशन घटेगी तो सब मार्केट डिमांड घटेगी। अब कंपोजिशन कैसे आता है? कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि रेशियो ऑफ मेल फीमेल चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, पॉपुलेशन आल्सो अफेक्ट डिमांड। एग्जांपल के लिए मार्केट के अंदर लार्ज पोर्शन ऑफ वुमेन्स है, लार्ज पोर्शन ऑफ वुमेन है, मतलब औरतें सबसे ज्यादा हैं बेटा, महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। तो उस केस में हम देखेंगे जो उनसे रिलेटेड सामान है, लिपस्टिक हो गया, साड़ीज हो गया, ये ज्यादा बिकेंगे अपने आप पे। सही है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजन, सीजन और वेदर, मतलब उस समय का सीजन और वेदर कैसा है। सीजनल वेदर कंडीशन अफेक्ट द आल्सो मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी। फॉर एग्जांपल इन विंटर सीजन, विंटर सीजन के अंदर डिमांड फॉर द वुलन क्लोथ्स एंड
जैकेट्स इंक्रीज वेयर एज द मार्केट डिमांड रेन कोट एंड अम्ब्रेलास इंक्रीज इन द रेनी सीजन। तो ये भी अपना पे डिपेंड करता है कि सीजन क्या चल रहा है, सीजन है क्या अपना पे, और वेदर कैसा है बेटा। ओके, थर्ड पॉइंट आता है बेटा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को किस तरह से बांटा जा रहा है, जैसे कि इनकम ऑफ द कंट्री इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देन मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी मोर, डिमांड कैसे होगी अपना पे ज्यादा होगी। हाउएवर इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, दैट इज पीपल आर ईदर वेरी रिच और वेरी पुअर, देन मार्केट डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल। ठीक है, अगर यहां पे अगर बात करके चलते हैं वेरी रिच, यहां पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अमीरों के पास है, गरीबों के पास कम है बेटा, तो उस केस में यहां पे क्या क्या बताया गया, मार्केट डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल, ये अपना पे लोअर लेवल पे होगी। क्योंकि आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है कि हमारे देश के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर हम लोग अगर ऐसा मान के चलिए लोअर इनकम ग्रुप मतलब जो पुअर पीपल अगर ज्यादा होंगे और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, तो वहां पे जो डिमांड करने वाला पर्सन है वो कौन है, पुअर पर्सन है, क्योंकि उसकी नीड अभी सेटिस्फाई नहीं हुई, रिच की हो चुकी है। रिच सामान नहीं खरीदेगा लेकिन पुअर खरीदेगा, और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ओनली रिच के साइड पे हो रहा है। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, डिमांड ओनली कैसी रहेगी अपना पे, वेरी लो, कैसी रहेगी अपना पे, लो लेवल पे रहेगी, हाई लेवल पे नहीं आएगी। बस मेरी बात इतनी समझ में आई? यस सर। मतलब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बंटवारा, जो पैसा आपने कमा लिया उसको कैसे बांट रहे हो आप, रिच को ज्यादा दिया, गरीब को आपने कम दिया। और अगर मान के चलिए सर हमने इसका उल्टा कर दिया, तो हमने रिच को ज्यादा पोर्शन दिया और अमीर को कम दिया, तो अब क्या होगा, अब बेटा आप खुद से सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ ना लोअर लेवल, तो ये लोअर लेवल क्या हो जाएगा अपना पे, हायर लेवल हो जाएगा अपना पे। डन है? यस सर। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है? यस। तो ये मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों ने बहुत अच्छे समझा होगा और चीजों को अच्छे से रिकॉग्नाइज भी किया होगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके।